Hi everyone, welcome back to my channel ATP classes. The easy way of learning concept and grab the concept with the new videos and new concept of physics. So today we are going to discuss about the third chapter current electricity, and the topic will be the Kirchhoff law. But as you know that I am habitual to review the topics what we have discussed earlier. तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यह जरूरी होता है कि हम जो है प्रीवियस टॉपिक्स को एक बार रिव्यू करते चलें, चीज़ें दोबारा रिमाइंड हो जाएं और तब हम आगे की टॉपिक डिस्कशन करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे इस चैप्टर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डीसी सर्किट। डीसी सर्किट का जो मेन सोर्स होता है वो होता है सेल, बैटरी या फिर डीसी जनरेटर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक टर्म्स हमने स्टार्टिंग किया था वो होता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? सेल एक वर्क करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। हमने इसको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया था, एंड द सिंपलेस्ट वे वाज दैट एट जीरो करंट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। और जब सेल करंट विड्रॉ करता है या सेल करंट लेता है तो दैट टाइम उसका ईएमएफ कम होना स्टार्ट हो जाता है, और उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट इज E माइनस V इक्वल्स टू IR। ये तब होता है जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, मीन्स जब बैटरी करंट देता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। जब बैटरी करंट लेता है मीन्स जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो दैट टाइम करंट इज नेगेटिव। सो हमारा रिलेशन होगा E माइनस V इक्वल्स टू माइनस IR। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को कॉम्बिनेट कैसे करते हैं, जैसे अदर चीज हम कॉम्बिनेट करते हैं वैसे हम सेल को भी कॉम्बिनेट करते हैं, एंड दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो अगर मान लीजिए हर सेल का EMF E है एंड देयर आर n नंबर्स ऑफ सेल कनेक्टेड इन द सीरीज, then the total EMF will be NE and the total internal resistance will be NR and the external resistance will be R. So I is equals to total EMF upon total resistance with NE upon NR plus R. जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सेल कितने भी लगे हों, अगर सेम EMF के सेल हैं तो सेल कितने भी लगे हों उसका जो नेट EMF होता है वो E होता है। प्रीवियस लेक्चर में आप जाएंगे अगर तो आपको मिल जाएगा कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था। द टोटल EMF विल बी E एंड द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी R by N एंड द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सपोज दैट इफ R कैपिटल R देन करंट विल बी NE अपॉन R प्लस NR। और वहीं पे हमने लेक्चर को खत्म करते समय एक पॉइंट आपको दिया था कि think if the EMF of cell and internal resistance of cell are not same। अगर EMF E1 E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है तो फिर हम कैसे करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दोनों सेल जो है वो अलग अलग करंट देंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट सेल I1 करंट देता है एंड सेकंड सेल I2 करंट देता है तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी I एंड इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल करंट मींस I1 प्लस I2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था होता है, एंड I इक्वल्स टू क्या होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सो E अपॉन R एंड दैट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये टॉपिक हमने आपको थिंक करने के लिए छोड़ा था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर सेल का EMF सेम नहीं होगा तो एक्सप्रेशन क्या यही रहेगा? तो बच्चों एक्सप्रेशन ये नहीं रहेगा, एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस समय एक्सप्रेशन होगा E upon R equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 plus E4 upon R4 up to n times, okay, where E is the total EMF of the circuit and R is the total internal resistance of all the cells, okay। so ये था हमारा रिव्यू, और अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को स्टडी करने से पहले एक फैक्ट जान लीजिए। गुस्टो किरचॉफ जो था एक साइंटिस्ट था एंड रातों रात इसने एक ऐसा थीम दिया कि ये ओवरकम में आ गया है, ठीक है। और इसके साथ कोई इरिगेशन नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि कई साइंटिस्ट हैं उन्होंने थ्योरी दिया, प्रेडिक्शंस दिए अपने, लेकिन उनको डेवलप होने में
उनको सर्टिफाई होने में, वेरीफाई होने में बहुत टाइम लग गया, बट गुस्टो किरचॉफ ने जो लॉ दिया था वो तुरंत वेरीफाइड हो गया और तुरंत ये साइंटिस्ट की नज़र में आ गया। सो गुस्टो किरचॉफ ने मेनली आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में लॉ दिया है, जो आपने क्लास 11th में डिस्कस किया था, और किरचॉफ ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में लॉ दिया है, जो हम क्लास 12th में डिस्कस करने जा रहे हैं। किरचॉफ लॉ की हेल्प से करंट का कैलकुलेशन इजी हो जाता है। बॉस जरा सोचो तो सही कि करंट इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी। हम क्लास 9th से ही स्टार्ट करते हैं दैट करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, एंड क्लास 12th में आकर के हम ये भी देखते हैं कि करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज स्केलर, करंट डेंसिटी इज वेक्टर, तो इसका कैलकुलेशन ना तो हम इस पर वेक्टर रूल अप्लाई कर सकते हैं, ना तो ये स्केलर रूल को फॉलो करता है। तो ऐसी कंडीशन में करंट का कैलकुलेशन कैसा होगा? तो किसी भी सर्किट में करंट के कैलकुलेशन को इजी किया किसने? किरचॉफ लॉ ने। तो किरचॉफ ने इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए जो लॉ दिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता है बॉस 3 नंबर का, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एग्जाम में किरचॉफ लॉ से जरूर आता है। सो प्लीज, अगर ये लेक्चर खत्म नहीं होगा इस वीडियो में तो कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं, वीडियो छोटी बनाते हैं। 10 मिनट के वीडियोस में अगर कंप्लीट हो जाता है तो दैट इज ओके, अदरवाइज इट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज जंक्शन लॉ, दैट इज आल्सो नोन एज पॉइंट लॉ। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये इन नामों से क्यों जाना जाता है वी विल डिस्कस लेटर आफ्टर 1 मिनट। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट जंक्शन लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जो टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होता है वो 0 होता है। द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज 0, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। क्या हुआ फर्स्ट लॉ? At any junction, the algebraic sum of all the currents is 0. That means summation of I इक्वल्स टू 0, बट ये कहाँ होगा? किसी जंक्शन पर, एट अ जंक्शन, इसीलिए इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। अब जंक्शन क्या होता है? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी ने तो ट्रेन में सफर किया होगा, मुगल सराय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जंक्शन मीन्स व्हाट? द प्लेस वेयर थिंग्स मीट, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे चीजें मिलती हों। तो यहाँ पर अगर हम जंक्शन की बात कर रहे हैं तो सर्किट का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत सारी करंट मीट करती हो, दैट पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। इसीलिए हम इसको पॉइंट लॉ भी कहते हैं, बिकॉज जंक्शन इज अ पॉइंट। तो आइए हम एक सर्किट की बात करते हैं, बट यहाँ पर एक चीज को नोट करना बहुत जरूरी है। जंक्शन लॉ को फॉलो करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऑल द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। आई रिपीट कि जंक्शन की तरफ आने वाली जितनी भी करंट होती है दैट आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड जंक्शन से दूर जाने वाली करंट जो होती है दैट आर टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन as positive, and current going away from the junction is taken as नेगेटिव। तो मेक श्योर यू आर नॉट इन योर माइंड, और इस पर अगर आगे चल के डिस्कशन करें, एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सर्किट बन गया। सपोज दैट ये टर्मिनल्स हैं, पॉइंट्स ले लेते हैं ए पी, ये हो गया आपका पी क्यू आर एस, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। आप समझ सकते हैं जंक्शन क्या है। मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है आपका I1, दैट इज I2, दैट इज I3, दैट इज, एक और बना देते हैं यहाँ पे हम, that is I4, I5, ये हो गया आपका I6 and that is again I1। ओके, ऐसे चाहे तो हम करंट को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर I1 जा रहा है इधर से I2 में डिवाइड हुआ और I4 इधर आ गया तो हम इसको I5 में लिख सकते हैं I2 माइनस I4, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा आइए देखते हैं। देखो बेटा इसमें जंक्शन कितने हैं। जंक्शन आपका एक P है, P पे हमारे पास कौन कौन सी करंट्स हैं, I1 आ रही है, I2 है और I3 है। एक जंक्शन हमारे पास Q है जिस पर करंट है I2, I4, I5। एक जंक्शन हमारे पास R है जिसपे I5 है, I1 है और I6 है। एक जंक्शन हमारे पास S भी है जिसपे I4 है, I3 है और I6 है। और एक जंक्शन हमारे पास खत्म हो गया जंक्शन। तो आइए एक एक जंक्शन पे एक एक फार्मूला बनाते हैं, क्या बनता है। P की बात करते हैं। P जंक्शन पे करंट है I1, I2, I3। कौन सी करंट आ रही है जंक्शन की तरफ, सिंपल I1। कौन सी करंट जंक्शन से दूर जा रही है, I2 एंड I3। तो I2 एंड I3 विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड I1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0 बिकॉज सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0। P पे ये बना। आइए Q की बात करते हैं। Q पे क्या है, I2, I5, I4। I2 is going towards the junction, I2 Q की तरफ जा रहा है, I4 और I5 Q से दूर जा रहा है। So I2 is taken as positive and I4 and I5 will be taken as negative। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। सिंपली आप बना सकते हैं एट R एट S। ओके, वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक योर प्रिपरेशन इन स्टडी वे, not in the opposite way. Okay, have a nice day. Thank you.